ज्ञान सागर के इस ज्ञान में सदियों से प्यास रही है हर व्यक्ति की कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। ज्ञान मनुष्य को और लोगों से अद्वितीय कर देता है। सागर में छोटी मछली का हरण कर लेती है। ऐसे ही बड़ी बुद्धि वाला छोटी बुद्धि वाले को, छोटी बुद्धि वाला जैसा एक ज्ञान तो वो जो तुम दूसरों से, जो दूसरों ने जाना उसे जानो, जो दूसरों ने अपने जीवन में अनुभूत किया उसे तुम अपने जीवन में भी अनुभव में लाओ। ऐसा ज्ञान मनुष्य को आनंद भी देता है और लोगों का, आने वाले लोगों का मार्गदर्शन भी करता है। सदियों से चखा किसी ऋषि ने कोई ज्ञान, जो कुछ उसने अनुभूत किया फिर वो अभिव्यक्ति देता है। अभिव्यक्ति देते वक्त सदियों से इकट्ठा होता हुआ ये ज्ञान भारतवर्ष में उसको वेद कहा गया। ये वेद, विद मैंने जानना, विद मैंने, ये मैंने भी अनुभव किया, औरों ने भी अनुभव किया, मैंने भी अनुभव किया और मैंने पाया जो उन्होंने कहा और जो मैंने चखा, स्वाद एक सा है। फिर यह स्वाद चाहे ज्योतिष शास्त्र का हो, भारत में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत लोग जाने अतीत में वो कहां छोड़ आए। आखिर जिसका भी वर्तमान है, अतीत तो उसका भी था ना, और भविष्य उसी का होगा जिसका आज का वर्तमान है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम जाने अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विभिन्न आयामों को। यही छोड़ आपने जाना पार्श्वगामी दृष्टि के प्रभाव, किस तरह व्यक्ति को अगर कुबेरपति हो तो खगपति हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं, डेल कार्नेगी का नाम तो सुना ही है ना आपने। बहुत छोटा सा कार्य शुरू किया था और फिर विश्व के महानतम व्यक्तियों में से, महानतम धनाढ्य व्यक्तियों में से इस व्यक्ति की पहचान अपने पराक्रम से, अपने भुजबल से सब कुछ अर्जित करे। उसके लिए इन ग्रहों का प्रभाव बहुत काम देता है। आपने देखा ज्योतिष के माध्यम से पता चल पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति नष्ट तो ना हो जाएगी। कुछ लोग जुए में ही पैसा लगा देते, कुछ लोग शेयर बाजार में ही धन लगाते हैं। कईयों का धन डूब जाता है, कईयों को प्राप्त हो जाता है। यह प्रभाव इसी कर्तरी योग का है। शुभ हो तो धनाढ्य, अशुभ हो तो जो हो वो भी छिन जाए। ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी अर्जित संपत्ति का कैसे विलास करते हैं, कैसे उसे बढ़ाते हैं, कैसे उसे आगे उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। हमारा उद्देश्य यही है, ज्योतिष के माध्यम से आपको और भी अधिक उत्साहित करना। क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? क्या कोर्ट कचहरी के मुकदमों से चिंतित हैं? क्या व्यापार व नौकरी में निरंतर बाधाएं आती हैं? क्या वैवाहिक जीवन व संतान सुख को लेकर चिंतित हैं? क्या अपना घर बनाने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या वास्तु दोष आपकी उन्नति में बाधक तो नहीं? क्या आपकी जन्मपत्री में दरिद्र योग, काल सर्प, पितृ दोष व नीच ग्रह के अपयश व दुखों का कारण तो नहीं? उपरोक्त सभी समस्याओं के समाधान के लिए परम पूज्य दैवज्ञ आचार्य श्री अनिल वत्स जी से आप मिल सकते हैं। 09818189993 व 09891739999। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर है 01125406377 01125। हमारे पास एक विषय है कि कैसे धनवान हो जाएं। धनवान कैसे हो जाएं, इसके लिए आवश्यक है हम पर ऋण ना हो, हम पर कर्जे ना हो, हमारी देनदारी ना हो।
क्या लाभ उस धन उपार्जन से जो ब्याज में चला जाता हो, ऋण उतारने में ही चला जाता हो? आखिर जन्मपत्री में वो कौन से योग होते हैं जिनसे पता चल जाए कि हमने कितना ऋण दूसरों का देना है? ऐसा तो नहीं कि हम पे ऋण चढ़ता ही चला जाए। कुछ लोग ये सोचकर बैंक से धन ले लेते हैं, मित्रों से धन ले लेते हैं कि व्यापार में लगाएंगे, लाभ कमाएंगे और धन उतार देंगे। लेकिन बात उल्टी होती है, बिल्कुल मछली के कांटे की तरह। दिखाई तो आटा देता है और इस आटे को पाने की चाहत में फिर कांटा चुभने लगता है। जन्मपत्री का छठा भाव ऐसे ही कांटा समझे जिस पे आटा लगा हुआ है। इस छठे भाव को जानना जरूरी है, विशेषकर यदि छठे भाव और छठे से छठा 11वां भाव, छठा भाव जहां रोग का है, ऋण का है, कर्जे का भी है, शत्रु का तो है ही है, दुख का है, रोग का है, विपक्ष का है। यदि आपकी जन्मपत्री में छठा भाव, छठे से छठा 11वां भाव, इन दोनों का संबंध द्वितीय भाव से हो, दूसरा भाव, दूसरे भाव के अंदर जो राशि हो और उस राशि अधिपति पर भी यदि इनकी दृष्टि हो तो व्यक्ति कर्जाई हो जाता है। वो धन लेता है ये सोच के कि लाभ उठाएंगे, परंतु लाभ की जगह ऋण बढ़ता ही चला जाता है। उदाहरण के लिए मिथुन लग्न की कुंडली लीजिए। जी हां, मिथुन लग्न की जब भी कुंडली होगी, छठे घर में मंगल की राशि वृश्चिक राशि में मेष राशि होती है। इन दोनों भावों का स्वामी मंगल हो गया। अब यदि ये मंगल द्वितीय भाव को देखे, देखिए दूसरे भाव में चंद्रमा की राशि कर्क हुई। यदि इस मंगल की दृष्टि, मान लीजिए मंगल 11वें घर में ही हो और चतुर्थ दृष्टि से मंगल देखता है द्वितीय भाव को, दूसरा भाव जो आपने जमा किया, जो आप लाए। देखिए 11वां भाव इनकम का होता है और 11वें का चौथा यानी द्वितीय भाव जो आपने बैंक बैलेंस किया, जो आपने जमा किया। यदि छठे और 11वें भाव का कारक ये मंगल द्वितीय भाव के अधिपति को और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख ले, अब 11वें भाव का पड़ा हुआ मंगल चतुर्दृष्टि से कर्क राशि को देखता है, ये आधा ऋण का योग हो गया। और यदि मान लीजिए मंगल पड़ा हुआ हो 7वें या पंचम भाव में पड़ा हुआ हो, 5वें भाव में पड़े हुए यदि चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि हो, मंगल यदि 11वें घर में होगा तो पंचम भाव में पड़े हुए चंद्रमा पर उसकी सप्तम दृष्टि हो जाएगी। अब देखिए योग पूर्ण रूप से फलित हो गया। छठे और 11वें भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में पड़ती है और 11वें भाव में मेष राशि होती है। इन दोनों भावों का स्वामी मंगल हो गया। अब यदि ये मंगल द्वितीय भाव को देखे, देखिए दूसरे भाव में चंद्रमा की राशि कर्क हुई। यदि इस मंगल की दृष्टि, मंगल देखता है द्वितीय भाव को, दूसरा भाव जो आपने जमा किया, जो आप लाए। देखिए 11वां भाव इनकम का होता है और 11वें का चौथा यानी द्वितीय भाव जो आपने बैंक बैलेंस किया, जो आपने जमा किया। यदि छठे और 11वें भाव का कारक ये मंगल द्वितीय भाव के अधिपति को और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख ले, अब 11वें भाव का पड़ा हुआ मंगल चतुर्दृष्टि से कर्क राशि को देखता है, ये आधा ऋण का योग हो गया। और यदि मान लीजिए मंगल पड़ा हुआ हो 7वें या पंचम भाव में पड़ा हुआ हो, 5वें भाव में पड़े हुए यदि चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि हो, मंगल यदि 11वें घर में होगा तो पंचम भाव में पड़े हुए चंद्रमा पर उसकी सप्तम दृष्टि हो जाएगी। अब देखिए योग पूर्ण रूप से फलित हो गया। छठे भाव में बैठ के अपनी चतुर्दृष्टि से तो देखता है द्वितीय भाव को और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर उसकी सप्तम दृष्टि है। द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के अधिपति चंद्रमा को जब ये मंगल देख लेगा, समझ लीजिए ये व्यक्ति ऋणग्रस्त हो जाएगा।
ऐसे व्यक्ति को भूल से भी किसी से उधार या कर्जा तुम चुका भी ना पाओगे, और जो तुम पर धन संपत्ति हो वो भी लुट जाएगी। एक और लगन से उदाहरण लीजिए और समझें इस रहस्य को। मान लीजिए आपकी लगन राशि से, अगर लगन में धनु राशि हो तो देखिए छठे घर में और 11वें घर में, अब वहां पर वृक और तुला दो राशियां बन रही हैं। छठे घर में वृक राशि हो जाएगी और 11। अब ये शुक्र चमत्कार है। यदि इन दोनों घरों का अधिपति शुक्र, ध्यान रखिए ये ऋण बढ़ाने वाला, क्योंकि छठा घर का अधिपति ऋण बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और 11वें घर का अधिपति शुक्र ये भी ऋण का प्रभाव रखने वाला है। अब यदि ये शुक्र अष्टम भाव में आ जाए, धनु से अगली राशि द्वितीय भाव उसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा, और यदि वहां शनि भी हो तो देखिए द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के अधिपति शनि पर इस शुक्र की, जो कि ऋण रोग कारक है, इसकी पूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ रही है। यह ऋण कारक योग हो गया। शुक्र की दशा महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो, भूल के भी ऋण ना लीजिए, और यदि ऋण ले लिया तो ऋण आप चुका नहीं पाएंगे। अलबत्ता यदि आपकी कोई संपत्ति हो, मकान हो, प्रॉपर्टी कोई आपने अर्जित की हो, वो भी बिक जाती है। रुपया कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। रुपया कमा के क्या तुम उसकी सुरक्षा कर पाए? मैं तुम्हें याद दिलाऊं भगवान कृष्ण का वो वचन, योग क्षेम वाम्य हम। मात्र कृष्ण की उक्ति है कि यदि मैं किसी पर कृपा करके अखंड धन, वैभव, यश, कीर्ति प्रदान करता हूं तो उसकी रक्षा भी करता हूं। यह बात दुर्लभ है। बहुत से देवी देवता वरदान तो दे देते हैं, लेकिन इधर तुम्हें वरदान मिला, उधर तुम उसकी रक्षा ना कर पाए, चोर ले गए, सेल टैक्स, इनकम टैक्स के बहाने छापे पड़ गए। धन कमाना और बात है, लोग कमाते हैं और गवाते उससे ज्यादा है, उसकी रक्षा भी हो। ऐसा वचन भगवान कृष्ण का है गीता में कि मैं अपने भक्त को पुण्योदय हो तब ये योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति गरीब के घर भी जन्म ले, उसे मित्रों का प्रेम मिलता है, धन मिलता है,